बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे के दिन ठीक 9 बजे मैं कालीवाल और रहमान खेल को मिलाने वाले कच्चे और पक्के रास्ते के मिलाप पर खड़ा था। मंजूर के कहने के मुताबिक रज़िया ठीक 9 बजे घर से निकलती थी। मैंने पक्के रास्ते पर मेन रोड की तरफ चलना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं बेहतरीन किस्म के 3 पीस सूट में मलबूस था। ये वही कीमती सूट था जो शीतल ने इंडिया से आते वक्त मुझे तोहफे में दिया था। गो हमारे इलाके में इस किस्म का लिबास पहनना नहायत बुरा तस्वुर किया जाता है, मगर उस वक्त मेरी ये मजबूरी बन गई थी। आम कपड़ों की बनिस्बत रज़िया इस लिबास में मुझसे ज़्यादा मुतासिर हो सकती थी। अमजद पक्के रास्ते से 50 या 60 गज दूर रहकर मेरी निगरानी करता हुआ आ रहा था। मुझे चलते हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि सफ़ेद रंग की एक कार और उसके पीछे काले रंग की जीप अपनी सिमत बढ़ती नजर आईं। उनको देखते ही मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर उनके करीब आने का इंतज़ार करना लगा। जैसे ही वो सफ़ेद कार मेरे नज़दीक पहुंची, मैंने लिफ्ट मांगने का इशारा किया, यानी अपना अंगूठा खड़ा कर दिया। रोड के किनारे खड़े होने की वजह से उसकी नज़र पहले से मुझ पर जमी हुई थी और इसमें मेरे 3 पीस सूट के अंदर मलबूस होने का गहरा अमल दखल था। मेरा इशारा देखते ही उसने ब्रेक लगाई और बड़ी तीखी नज़र से मेरी जानिब देखते हुए बोली, जी मिस, अगर मेन रोड तक लिफ्ट मिल जाए। मैंने होंठों पर मुस्कुराहट सजा ली। उस वक्त तक कार के पीछे आने वाली जीप रुक गई और उसमें से 2 क्लैशनकोफ बरदार छलांग लगाकर बड़ी तेज़ी से मेरे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। कुछ तो उनकी शक्लें करीह थीं और कुछ उन्होंने अपने चेहरे पर तासुरात ऐसे सजाए हुए थे कि सामने वाला बंदा उन्हें देखकर ही डर जाए। जिस्मानी लिहाज से भी वो खासे मजबूत दिखाई दे रहे थे। बैठो, वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा अनलॉक करते हुए खुश दिली से बोली और मैं थैंक्स कहते हुए उसके साथ बरजमान हो गया। उसने हल्के गुलाबी कलर का शलवार सूट जेब तन किया हुआ था। बॉय कट बाल दुपट्टे से बेनियाज नज़र आ रहे थे, जबकि दुपट्टा गले में मफलर की तरह पड़ा हुआ था। सफ़ेद खिलता हुआ रंग, सतवां नाक, भूरी आँखें, कुछ खूबसूरती, कुछ अमारत का असर और ऊपर से जोबन की बहार ने उसे काफ़ी पुरकशिश और जाज़बे नज़र बना दिया था। मेरे गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसके बॉडीगार्ड भी खामोशी से वापस अपनी जीप की जानिब मुड़ गए। उस दौरान अमजद खेतों से निकलकर पक्के रोड पर आ गया था। उसका रुख भी मेन रोड की जानिब था। वो सादा शलवार सूट में मलबूस था। गले में पड़ी मशीन गन को छुपाने के लिए उसने पतली सी चादर ओढ़ी हुई थी। कार जैसे ही अमजद से 5-6 गज के फासले पर पहुंची, मैं बुखलाए लहजे में बोला, ओ मिस, 1 मिनट कार रोकें। उसने कुछ न समझते हुए उजलत में ब्रेक लगाई और कार बिल्कुल अमजद के करीब जाकर रुक गई। मैंने बिजली की सी तेज़ी से हाथ बढ़ाकर अकबी गेट अनलॉक किया और अमजद भी इसी रफ्तार से पिछली नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। ये क्या हरकत है? वो जैसे चौंकते हुए बोली, अगर ज़िंदगी अजीज़ है तो इसी तरह सीधी आराम से चलती रहो। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी कनपटी से लगाते हुए कहा। उसके बॉडीगार्डों को कार के यकदम रुकने और फिर अमजद के अंदर बैठने पर शक सा गुजरा कि वो भी जीप से उतरकर कार के करीब आ पहुंचे। बीबी जी क्या? उनमें से एक थोड़ा सा झुककर अपनी बीबी जी से कुछ पूछने ही लगा था कि इसे बीबी जी की कनपटी से लगा हुआ स्याह रंग का 30 बोर पिस्तौल नजर आ गया। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से मजीद बिगड़ गया। ओए खंजीर का बच्चा, ये क्या हरकत है? उसका लहजा गैज़ो गज़ब से पुर था। तुम्हें ये जुर्रत बहुत महंगी पड़ेगी। उन्हें कहो वापस अपनी जीप में चले जाएं। मैं बजाय इसे कोई जवाब देने के रज़िया की कनपटी पर पिस्तौल का दबाव बढ़ाते हुए सर्द लहजे में बोला, और अगर उन्होंने हमारा ताक़ुब करने की कोशिश की तो उन्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम जानते नहीं तुमने किस पर पिस्तौल ताना हुआ है। उसने गोया मुझे आगाह किया, यह मीर नियाज खान की बेटी है। अगर इसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो तुम्हें ज़मीन पर छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तुमने सुना नहीं? गाड़ी आगे बढ़ाओ। मैं बॉडीगार्ड की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए रज़िया से मुखातब हुआ। वो आगे खड़ा है। रज़िया दूसरे गार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो कार के बोनट के सामने क्लैशनकोफ ताने आन खड़ा हुआ था। अमजद ने क्लैशनकोफ कॉक करते हुए अकबी खिड़की से उसकी नाली बाहर निकाली और धाड़ते हुए बोला, दोनों पीछे हट जाओ वरना। इस वरना के अंदर जो धमकी पोशीदा थी, इससे वो दोनों नावाकिफ नहीं थे, मगर पीछे हट जाने की सूरत में भी उनके लिए मौत ही थी कि उन्हें मीर नियाज खान के अताब का सामना करना पड़ता। इसी असना में जीप का ड्राइवर भी जीप से उतरकर उनके करीब आ पहुंचा था। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई। अमजद गुर्राया और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में मौजूद क्लैशनकोफ करख्त आवाज में गरजी।
गोलियां खिड़की के सामने शख्स की खोपड़ी से चंद इंच ऊपर गुजर गईं। वो बेसाख्ता चंद कदम पीछे हट गए। जो इंसानी आवाज़ समझने से इनकारी थे, उन्हें गोली की ज़बान समझ में आ गई थी। गाड़ी आगे बढ़ाओ। रज़िया के बॉडीगार्ड्स के कार के सामने से हटते ही मैंने पिस्तौल से उसकी कानपट्टी को टोका देते हुए कहा और उसने होंठ भींचते हुए कार आहिस्ता से आगे बढ़ा दी, जबकि उसके बॉडीगार्ड्स दौड़कर अपनी जीप की तरफ जाने लगे। उनका इरादा लाजमी तौर पर हमारा ताक़ुब करने का था, मगर उनकी ये हसरत दिल में ही रह गई, क्योंकि जैसे ही वो जीप में बैठे, अमजद ने पीछे मुड़कर 2 फायर उनकी तरफ दागे और जीप के दोनों अगले टायर धमाके की आवाज़ के साथ फट गए। स्पीड बढ़ाओ, मैं पिस्तौल अपनी जेब में डालता हुआ बोला, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर इसी रफ्तार से चलती रही। मैंने पीछे मुड़कर उसके बॉडीगार्ड्स की तरफ देखने की कोशिश की, मगर उस वक्त तक कार एक हल्का सा टर्न लेकर मुड़ गई और रोड के किनारे खड़े दरख्तों की घनी लाइन ने उन्हें मेरी निगाह से ओझल कर दिया। गाड़ी रोक दो, मैं रज़िया से मुखातब होकर बोला और उसने खामोशी से गाड़ी रोक दी। मैं फुर्ती से नीचे उतरा और फिर ड्राइवर की सिमत वाले दरवाजे से आकर रज़िया से बोला, साथ वाली सीट पर हो जाओ। वो मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए खामोशी से साथ वाली सीट पर खिसक गई। अब्दुल्ला, इसका ख्याल रखना। मैंने जानबूझकर अमजद को गलत नाम से पुकारा, और अगर ये कोई गलत हरकत करने की कोशिश करे तो मेरी जानिब से खुली छुट्टी है कि उसके सर में रोशनदान बनाते हो या गर्दन में। आप फिक्र ही ना करें अब्दुर्रहमान भाई। वो भी इसी लहजे में चहका और मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाता चला गया। चंद मिनट बाद ही हम मेन रोड पर निकल आए। मैंने शहर का रुख करने के बजाय मुखालफ सिमत में गाड़ी मोड़ दी। पक्के रोड पर चढ़ते ही मैंने कार नॉर्मल अंदाज में चलानी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से किसी को हम पर शक भी हो सकता था। पहलवान होटल और फिर थाने से गुजरकर मैंने कार कच्चे में उतार ली। उधर से पहले भी ट्रैक्टर ट्राली वगैरह का रास्ता बना हुआ था। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने कार इस कच्चे रास्ते से खेतों के अंदर उतार दी। चने और गंदम की फसलों की कटाई हो चुकी थी और जाबजा कटी हुई फसलें ढेरियों की शक्ल में पड़ी थीं। कार हचकोले लेती हरकत में रही। हम तीनों खामोशी से अपने अपने ख्यालों में गुम थे। जल्दी हम उस बड़े खुश्क नाले के करीब जा निकले जो हमारे जाने के मुखालफ सिमत रहमान खेल के करीब से गुजरता था। आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कार के अंदर छाई खामोशी को रज़िया ने तोड़ा। अगर आपका इरादा डैड से तावान वसूल करने का है तो इस सारी तगोदो की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे बताओ, मैं आपका मुतालबा पूरा किए देती हूँ। हमारा मुतालबा तुम्हारा बाप ही पूरा कर सकता है। अमजद जल्दी से बोला, तुम्हारे बस से ये बाहर है। आप कहकर तो देखें, शायद आप ज़्यादा जंजाल में पड़ने से बच जाएं। ये ना हो हमारा मुतालबा सुनकर तुम इनकार कर दो। अमजद ज़ूमानी लहजे में बोला, मैं रकम के मुतालबे की बात कर रही हूँ। वो पीछे की तरफ गर्दन मोड़कर अमजद से मुखातिब होकर तीखे लहजे में बोली, मेरी मुराद भी रकम से ही थी। अमजद इसी लहजे में बोला और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं उसके बेबाक और नरडर अंदाज को देखकर हैरान रह गया। लगता ही नहीं था कि वो मगविया लड़की थी। कोई भी देखने वाला बिला शक्को शुबा इसे हमारा क्लास फेलो समझ सकता था। मुझे चंद महीने पहले कही हुई शीतल की ये बात याद आ गई, जिस वक्त हम दोनों रघु दादा की कैद में थे, कि अगवा हो जाने वाले मर्दों को सिर्फ जान का खतरा होता है, जबकि मगविया औरत जान के साथ साथ अपनी इज्जत के खतरे से भी दोचार रहती है। मगर मुझे रज़िया के अंदाज में इस किस्म का कोई खौफ झलकता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। शायद वो बहुत ज़्यादा खुद एतमादी में मुब्तला थी। वैसे आप लोगों ने कमाल कर दिया है। मीर नियाज खान की बेटी को अगवा करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। हाँ, हमसे इस किस्म के कमालात सरजर्द होते रहते हैं। अमजद शोखी से बोला, जनाब को डॉक्टर ने मना किया है बोलने से? उसका इशारा मेरी जानिब था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मासूफ को हसद की बीमारी है। जब भी ये किसी खूबसूरत लड़की को अपने अलावा किसी से घुलते मिलते देखते हैं, इसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और ये इसी तरह खामोश रहना पसंद करता है। रज़िया इसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट छा गई थी। ये हम जा किस तरफ रहे हैं? वो कार से बाहर देखते हुए बोली, उस तरफ तो कोई ख़ास आबादी भी नहीं है। हम जंगल में मंगल मनाने जा रहे हैं। अमजद मज़ाहिया लहजे में बोला और वो एक मरतबा फिर हंस पड़ी। मुझे लगा जैसे वो हंसने के बहाने तलाश कर रही थी। मिस रज़िया, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम 2 मर्दों के रहमो करम पर हो और इस वीराने में तुम्हारा मददगार भी कोई नहीं है? मेरे जहन में मचलता हुआ सवाल होंठों पर आ गया। डर किस बात का? तुम लोगों की गर्ज डैड से रकम बटोरना है और डैड के पास काफ़ी रकम है। वो तुम्हें मुंह मांगी रकम अदा करने पर कादर है।
मैं तो यकीन मानो तुम दोनों की कंपनी को एंजॉय कर रही हूँ कि कम से कम 1-2 दिन की पिकनिक ही सही। दूसरा, मुझे अपनी बात के सच होने की भी खुशी है। मैंने डैड को कहा था कि इन हड हराम बॉडी गार्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं, ये मुझे अगवा होने से नहीं बचा सकते, मगर डैड ना माने। अब उनकी ये गलतफहमी तो लाजमन दूर हो जाएगी और इसके बाद मेरी भी इन दोनों छल्लों से जान छूट जाएगी। अमजद ने कहा, ये ना हो तुम्हारे वालिद साहब बॉडी गार्ड्स की तादाद में इजाफा कर दें। अल्लाह ना करे, वो जल्दी से बोली और उसके अंदाज पर हम दोनों मुस्कुरा पड़े। उस वक्त तक हम खुश्क बरसाती नाले के किनारे से 50 गज के फासले पर मौजूद दरख्तों के एक बड़े से झुंड, जिसे छोटा मोटा जंगल कहना मुनासिब रहेगा, में दाखिल हो गए थे, जिसकी वजह से रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार हो गया था और मुझे ड्राइविंग करते वक्त काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इस जंगल में मज़ीद 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद हम एक छोटे से बोसीदा मकान के करीब पहुंच गए। ये जंगल तकरीबन रहमान खेल की हदूद में ही पड़ता था। जंगल के अंदर 2 कमरों का बना हुआ ये मकान काफ़ी पुराना था। हमारे गांव में इस मकान के बारे में काफ़ी कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग इसे पेशावर के एक पठान से मंसूब करते थे, जो अपने इलाके से एक नौजवान लड़की को भगा कर ले आया था। वो दोनों आपस में मोहब्बत करते थे, मगर दोनों के ख़ानदानों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और मोहब्बत किसी दुश्मनी और नफ़रत को नहीं देखती। उन्हें पता था कि इनके बड़े उन्हें कभी यकजा नहीं होने देंगे, इसलिए वो पेशावर से भागकर इस वीराने में आ बसे। लेकिन अफसोस के जल्द ही लड़की के भाई उसकी गुन सुन लेते हुए वहां पहुंच गए और दोनों को वहीं हलाक करके वापस लौट गए। कुछ लोग कहते थे कि वो मकान एक शिकारी का था, जो किसी नामालूम इलाके से अपनी बीवी के साथ वहां आन बसा था और वो दोनों मियाँ बीवी गर्मियों की एक रात भूखे भेड़ियों का शिकार हो गए थे। जबकि कुछ लोग इसे एक पहुंचे हुए बुजुर्ग और उसकी एक मुरीदनी से मंसूब करते थे, जो इस छोटे से मकान में आ बसे थे। बहरहाल असल हकीकत कुछ भी थी। हमारे बचपन में लोग इस मकान को भूत बंगला कहते थे और आज तक वो इसी नाम से मशहूर था और इस निस्बत की वजह से ही वो सही सलामत खड़ा था, वरना शायद लोग उसकी ईंटें भी उखाड़ कर घर ले जाते। उसके सही सलामत होने की एक वजह यह भी थी कि वो पुख्ता ईंटों से बना हुआ था। उसके दरवाजे मजबूत लोहे के थे, इसलिए दीमक से महफूज थे। इसी तरह उसकी छत में भी लोहे के पतले पतले मजबूत गार्डर इस्तेमाल हुए थे। हमने रज़िया को अगवा करने का मंसूबा बनाने के बाद इसे इसी मकान में रखने का फ़ैसला किया था। इस मकसद के लिए हम गुज़श्ता कल उसकी सफाई कर गए थे। इस तरह खाने पीने का मुख्तसर सा सामान और सोने की ज़रूरत के लिए फ़र्श पर बिछाने के लिए चटाई वगैरह भी हमने यहाँ पर रख छोड़ी थी। इस वक्त हम एक लंबा चक्कर काट कर वहाँ पहुँचे थे, वरना रहमान खेल से इसका टोटल फासला 2.5 से 3 किलोमीटर बनता था। इसलिए पैदल शख्स भी आराम से आधे पौने घंटे में रहमान खेल से वहां तक आ सकता था। इस मकान को पहली नज़र में देखते ही अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास पैदा होता था, मगर इसके बरक्स रज़िया ने इसे देखते ही हाउस स्वीट का नारा बुलंद किया था। गाड़ी एक घनी झाड़ी में घुसेड़कर हम तीनों बाहर आ गए। रज़िया के अंदाज़ो अतवार से बिल्कुल ही ये महसूस हो रहा था जैसे वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ पिकनिक पर आई हो। गाड़ी लॉक करने के बाद हम लोग मकान की सिमत बढ़ गए। रज़िया हमसे एक कदम आगे थी। मकान की 4 दीवारी बामुश्किल 6-6.5 फीट ऊंची थी। छोटे से सहन के एक कोने में 2 बोसीदा कब्रें नज़र आ रही थीं, जो उसके मकीनों की थीं। नामालूम वो कौन थे, सच्चे आशिक, शिकारी या अल्लाह वाले। मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इन 2 कमरों के अलावा एक मुख्तसर बरामदा भी था। दोनों कमरों में काठ कबार भरा हुआ था, जिसे हम दोनों ने सहन के एक कोने में फेंक दिया था। दोनों कमरों के दरमियान एक छोटा सा दरवाज़ा भी बना हुआ था। दरवाजे के क्वाड़ गालबन लकड़ी के थे, जो दीमक की खुराक बन गए थे। लोहे की जंग आलूदा चौखट अलबत्ता अभी तक इसी तरह महफूज थी। दरवाज़ा खोलकर हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, एक नागवार सी घुटन का एहसास हुआ, और ऐसा कमरे का बहुत अरसे तक बंद पड़ा रहने की वजह से था। अमजद ने जेब से अगरबत्ती का पैकेट निकाल कर जा बजा दीवारों में अगरबत्तियाँ सुलगा कर लगा दी। मेरा ख्याल है हम थोड़ी देर बाहर सेन में बैठ जाते हैं। अमजद ज़मीन पर बिछी हुई चटाई उठाते हुए बोला, बिल्कुल। मैं इस बात में सर हिलाया और हम तीनों बाहर आ गए। सहन के अंदर कीकर के एक छोटे से दरख्त के नीचे चटाई बिछाकर अमजद रज़िया से मुखातब हुआ, मैडम बैठने से पहले थोड़ी सी जहमत कर लें। क्या? उसके लहजे में हैरानी थी। अपने पास मौजूद पिस्तौल अगर आप मेरे हवाले कर दें तो। मेरे पास पिस्तौल कहाँ से आया? उसके चेहरे पर छाई खुशगवार मुस्कुराहट काफूर हो गई थी। ये तो मुझे नहीं पता पिस्तौल कहाँ से आया, बस आप इतना करें
कि चुपचाप अपना लेडीज़ पिस्तौल मेरे हवाले करके हमारे दरमियान होने वाले यकीनी झगड़े को रुकवा लें। मैं समझी नहीं कौन सा झगड़ा। उसकी हैरानी बरकरार थी। लाजमी बात है, आपकी तलाशी लेने के लिए हम दोनों के दरमियान झगड़ा नागुज़ीर है, क्योंकि हम में से हर एक की कोशिश होगी कि आपकी तलाशी लेने वाला वो खुद हो और हमें आप इस जहमत से बचा सकती हैं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट रेंग आई, जबकि रज़िया ने होंठ बेचते हुए अपने गिरेबान में हाथ डाला और नामालूम मुकाम से एक चिपटा सा पिस्तौल निकालकर अमजद की तरफ बढ़ा दिया। ये हुई ना ईमानदारी। वो हंसते हुए बोला, अब आप तशरीफ़ रखें। वैसे तुम्हारे लिए शर्म का मुकाम है कि एक नहत्ती लड़की को दो मर्दों ने असले के ज़ोर पर काबू किया हुआ है। अगर तुम में थोड़ी सी भी मर्दानगी मौजूद है तो दोनों में से एक मेरे साथ खाली हाथ मुकाबला करे। अगर जीत गई तो मुझे रिहा कर देना, वरना तुम्हारी हर बात मान लूँगी। ना भाई ना, अमजद ने कानों को हाथ लगाया। हमने मरना थोड़ी है, इतनी ही जुर्रत थी, बस क्लैशनकोफों के सर पर बदमाश बने फिर रहे हो। तुम कौन सा खाली हाथ हो। अमजद भी लड़ाका औरतों के अंदाज से तुर्की बा तुर्की बोला, मेरे पास फ़कत पिस्तौल था, वो तूने ले लिया है, इसके अलावा मेरे पास क्या है। सुन रहे हो अब्दुर्रहमान भाई, रज़िया बीबी की बातें, ये खुद को निहत्ता समझती है। नज़रों के तीर और अदाओं की तलवारें इसकी निगाह में कुछ नहीं हैं। बुज़दिल बंदा इसी तरह बहाने बनाता है। सही कहा। अमजद ने इस बात में सर हिलाया और दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। मैं इससे पहले चटाई के एक कोने पर टिक कर बैठ गया था। बादल न ख्वास्ता रज़िया भी दूसरे कोने पर बैठ गई। उसका मूड काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहा था। इससे पहले वो इस छोटे से लेडीज़ पिस्तौल के बलबूते पर पुरुमीद थी कि इसे हम पर काबू पाने का कोई मौका मिल जाए। इसी वजह से वो हमारी तारीफ़ों के पुल भी बांध रही थी, मगर पिस्तौल हाथ से निकलते ही उसकी शोखी हवा हो गई और हमारी बहादुरी इसे सरासर बुज़दिली दिखाई देने लग गई थी। वो हमें अपने मुकाबले पर भी उकसा रही थी। इसकी वजह इसके अलावा और कुछ नहीं थी कि वो कराटे वगैरह से वाकिफ़ थी, मगर हम दोनों के पास इन चौंचलों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। कभी मौका आता तो शायद इसे अपने चैलेंज का मौजूद जवाब मिल जाता, वरना हम कमज़ोर और बुज़दिल ही भले थे। अब्दुल्ला भाई, मेरा ख्याल है कमरे में चला जाए। मेरे ख्याल में अब अंदर के हालात ठीक हो गए होंगे। चलो, अमजद ने कहा और हम दोनों रज़िया को साथ लिए कमरे में घुस गए। अगरबत्ती ने अंदर की घुटन और भूख को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। अमजद ने पूछा, खाना गर्म कर दूं मिस? शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। वो रूखे लहजे में बोली, ठीक है, आप इधर आराम करें, हम दूसरे कमरे में हैं। ये कहकर अमजद ने मुझे इशारा किया और हम दोनों दूसरे कमरे में आ गए। दोनों कमरों के बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा मौजूद था, मगर इसके बावजूद रज़िया वाले के कमरे का दरवाज़ा हमने बाहर से बंद कर दिया था। अब बताओ जानू साहब, क्या इरादा है? अमजद क्लैशनकोफ दीवार के साथ खड़ी करके चटाई पर लेट गया। इरादा क्या यार, तुम अपनी छोटी बीबी का ख्याल रखो और मैं चलता हूँ इस कालीवाल के खान साहब के पास, ताकि उससे बिलमुशाफा मुलाकात कर सकूँ। तेरी इस बात से जाहिर होता है कि तू आज भी उतना ही गधा है जितना कुछ अरसे पहले था। गधे को यूं भी हर बात में गधापन नजर आता है। मैं जवाबन बोला, अगर दिमाग में भूसे के अलावा भी कुछ है और तुम उस पर जोर देने की जहमत भी कर लो तो तुम्हारी समझ में बात आ जाएगी कि मीर नियाज खान ने सबसे पहले तुझे हिरासत में लेकर तेरे साथ वो सलूक करना है जो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस वाले नहीं कर सके हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी का अता पता पूछेगा। क्यों? इसे ये डर नहीं होगा कि ये सब कुछ, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ उसकी बेटी के साथ सलूक भी हो सकता है। यार कुछ अक्ल से काम लो। वो झुला गया। उसकी बेटी तेरी कैद में है और तो खुद उसके हवाले हो जाओ। इस तरह तेरी बर्तरी कैसे कायम रहेगी? तो फिर क्या इतने बड़े खान के घर फ़ोन नहीं होगा? पूछो ज़रा बाप की लाडली से फ़ोन नंबर और शहर जाकर पीसीओ से फ़ोन कर लो। बात तो तेरी ठीक है, चलो इसी तरह कर लेता हूँ। मुझे उससे मुत्तफिक होना पड़ा। रज़िया बीबी, अमजद ने हाँक लगाई। हाँ क्या है? वो दरमियानी दरवाजे पर नमूदार होते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। क्यों गला फाड़ कर चला रहे हो? सॉरी, अमजद थूक निगलता हुआ किसी लाचार शख्स की तरह आजिज़ी से बोला। वो दरअसल आपसे एक काम पड़ गया था। तो बताओ ना। वो बामुश्किल अपनी हंसी रोक पाई। अमजद का अंदाज ही ऐसा था कि मुझे भी बेख्तियार हंसी आ गई। किबला बुजुर्गवार मीर खान नियाज ऑफ कालीवाल अल मारूफ डैडी का फ़ोन नंबर चाहिए, ताकि मज़दूर अपना पसीना खुश्क होने से कबल अपनी मजदूरी तलब कर सकें। हमारे घर में 2 फ़ोन लगे हैं और उनके नंबर ये हैं। उसने दोनों नंबर दोहरा दिए जो मैंने अपने पास नोट कर लिए। शुक्रिया मिस, मैंने कहा। मैं शहर जा रहा हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो ताकि लेता हूँ। शुक्रिया। वो नफ़ी में सर हिलाकर वापस मुड़ गई।
अच्छा भाई माजिद साहब, मैं तो चला। मैं अपनी जगह से उठते हुए बोला, एहतियात से जाना। मैं सर हिलाते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया, मगर बाहर निकलने से पहले मैं एहतियातन दरवाजे से सर निकालकर बाहर की सुनगुन लेनी ना भूला, और ये देखकर मैं उछल पड़ा कि दो अफराद कंधों से मशीन गन्ने लटकाए बड़ी बेफिक्री से मकान के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे। जारी है।